इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका जीएसटी का। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बेस है क्यों आया, मतलब ये चैप्टर जरूरी क्यों था? जहां तक हम लोग जानते हैं जीएसटी होता है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, मतलब जो लास्ट में कंज्यूम कर जाएगा उस बंदे पे बर्डन पड़ता है जीएसटी का। अब होता क्या है, मान लीजिए ये मिस्टर ए था, ठीक है, मिस्टर ए एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, स्टेट ए में। मिस्टर ए स्टेट ए में रजिस्टर्ड पर्सन था। तो मिस्टर ए को अगर कुछ सप्लाई करना है, आउटवर्ड सप्लाई, तो कुछ इनवर्ट सप्लाई भी होगा। अब मिस्टर ए क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा कुछ सामान खरीद के लाएगा, मान लेते हैं वो सामान का नाम है प्रोडक्ट बी, जो कि मिस्टर बी बेचता है प्रोडक्ट बी, समझ गए? तो जब मिस्टर ए प्रोडक्ट बी खरीदने के लिए मिस्टर बी के पास गया, तो मिस्टर बी ने क्या चार्ज किया होगा? सबसे पहले प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, साथ ही साथ और क्या चार्ज किया होगा? जीएसटी, ठीक है। तो टोटल क्या चार्ज हुआ होगा दोनों को जोड़ के, समझ गए? तो अब हुआ क्या कि जैसा बोला गया कि ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जो लास्ट पर्सन जो कंज्यूम करेगा उस पर जीएसटी का बर्डन होगा। तो इस केस में क्योंकि मिस्टर ए कंज्यूम नहीं कर रहा, मिस्टर ए क्या कर रहा है? फर्दर सप्लाई कर दे रहा है, किसे? मान लेते हैं मिस्टर सी को, और मिस्टर सी इसे कंज्यूम कर जा रहा है, तो बर्डन तो इस पे आना चाहिए, पर जीएसटी तो मिस्टर ए से भी लिया गया है मिस्टर बी द्वारा। और मिस्टर ए, ऑब्वियस सा बात है, जब मिस्टर सी उससे खरीदने जाएगा तो मिस्टर ए क्या चार्ज करेगा? ये प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट, जिसका कॉस्ट बन जाएगा, प्लस प्रॉफिट लेगा कॉस्ट के ऊपर, और उसके बाद इस अमाउंट पर जीएसटी चार्ज करेगा, समझ गए? तो अब हुआ क्या कि मिस्टर ए बोला कि मेरे ऊपर तो बर्डन नहीं है, बर्डन तो सी के ऊपर है, मैंने तो कंज्यूम किया नहीं, मैं तो फर्दर ट्रांसफर कर रहा हूं गुड्स को। तो फिर क्या होगा? तो कहा गया मिस्टर ए ने जो जीएसटी पे किया है वो जीएसटी मिस्टर ए को एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, जो कि उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखेगा, और मिस्टर ए उसका यूज अपने जीएसटी लायबिलिटी को पे करने के लिए ही सिर्फ कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी लायबिलिटी को पे करने के लिए, ठीक है। मतलब टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए, इंटरेस्ट पेनल्टी का पेमेंट इससे नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब, मान लेते हैं अगर इस प्रोडक्ट का दाम 100 रुपया था और 18% जीएसटी था, तो 18 रुपया, 118 रुपया मिस्टर ए से मिस्टर बी ने चार्ज किया। तो ये जो 18 रुपया है वो मिस्टर ए को एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, जो कि कहां दिखेगा? उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अब जब मिस्टर ए ने फर्दर सप्लाई किया, मान लेते हैं 100 रुपया का था प्रोडक्ट, कॉस्ट तो 100 ही था ना, क्योंकि 18 रुपया तो उसे मिल गया ना वापस अपने ईसीएलआर में, तो ये 18 रुपया अब कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ये 18 रुपया अब कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। हाँ, मिस्टर ए ने प्रोडक्ट बी के लिए 118 रुपया दिया था, लेकिन 18 रुपया तो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ चुका है। ये एज इट इज अपना बैंक अकाउंट समझो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में से पैसे आ जाते हैं, ठीक है, डालते हो तो वैसे ही ये बैंक अकाउंट है जहां तुम्हारे पास पैसे पड़े हुए हैं, बस शर्त ये है कि उस पैसे को तुम बाहर नहीं निकाल सकते। उस पैसे का रिस्ट्रिक्शन ये है कि तुम उसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल टैक्स लायबिलिटी को पे करने में कर सकते हो। तो कॉस्ट हुआ 100 रुपया, तो मिस्टर ए बोला कि 100 पे तो बेचूंगा नहीं, 50 रुपया प्रॉफिट भी लूंगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट का दाम हो गया 150, अब 18% रेट था, तो ऑब्वियस सा बात है 18 9 27 रुपया जीएसटी लायबिलिटी हो गया 18% से।
आया समझ में? तो अब ये 27 रुपया, तो 177 रुपया मिस्टर सी से मिस्टर ए ने कलेक्ट किया, जिसमें मिस्टर ए का प्रॉफिट सिर्फ 50 रुपया था और मिस्टर ए को 27 रुपया गवर्नमेंट को पे करना था। लेकिन क्योंकि मिस्टर ए के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 18 रुपया पड़ा हुआ है, तो मिस्टर ए 18 रुपया वहां से यूज करेगा, मतलब 27 रुपया जो उसे मिला है उसमें 18 रुपया अपने पास रख लेगा और बाकी का 9 रुपया वो गवर्नमेंट को अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करेगा। समझ गया? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से बाकी के 9 रुपए वो पे करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आईटीसी चैप्टर के आने का मकसद सिर्फ यही था कि वो जो 18 रुपया है वो मिस्टर ए को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आया समझ में? मिस्टर ए को किन कंडीशन में मिलेगा, किन कंडीशन में नहीं मिलेगा, या किन कंडीशनों में मिस्टर ए एलिजिबल नहीं है उस इनपुट के लिए, इसी चीज को समझने के लिए आईटीसी चैप्टर का निर्माण हुआ। समझ गए? तो आईटीसी चैप्टर के होने के पीछे का सिंपल रीजन यही है कि 18 रुपया मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आएगा कि नहीं आएगा। तो अब जब इस चैप्टर के अंदर जाओगे, चैप्टर काफी बड़ा है तो हम लोग पार्ट्स में ही करेंगे। डिफिनेशन पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक बार रीड कर लेना, बाद में बहुत काम देता है। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ और यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, सेक्शन 16। ठीक है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी और कंडीशन का बात किया गया, मतलब कि मिस्टर ए एलिजिबल है कि नहीं और क्या कंडीशन है जो कंप्लाई होने के बाद मिस्टर ए एलिजिबल होगा। ठीक है, तो हम लोग सीधा एनालिसिस पार्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो सेक्शन लिखा हुआ है ये बस एनालिसिस पार्ट में भी सेम चीज लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म में। ठीक है, सबसे पहले बात बोला कि आप आईटीसी तभी ले पाइए, क्या बोला, आप आईटीसी तभी ले पाइएगा जब आप रजिस्टर्ड पर्सन होंगे। जब आप रजिस्टर्ड पर्सन होंगे, कौन, रिसिपिएंट। जब मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन होगा और मिस्टर ए एक रजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीदेगा, तभी जीएसटी मिल सकता है उसे, आईटीसी। क्या समझे? अगर मिस्टर ए रजिस्टर्ड नहीं है या मिस्टर बी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आईटीसी का बात ही कहां, तो ना जीएसटी, ये जीएसटी उस केस में कलेक्ट नहीं कर सकता और ये जीएसटी इसका लायबिलिटी नहीं है पे करने का, रजिस्ट्रेशन है नहीं तो इसके पास लेजर भी नहीं है, अगर रजिस्ट्रेशन लेगा तभी तो वो अकाउंट खुलेगा। वैसे अपने बैंक में अपना जा करके अकाउंट खोलते हो, मतलब रजिस्टर करते हो बैंक में जाके, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरते हो, उसके बाद ही ना अकाउंट में पैसा डाल सकते हो। उसी तरह अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा कैसे आएगा, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा कब आएगा, जब तुम किसी रजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीदोगे। मतलब कहने का, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा कैसे जाएगा, जब दोनों के पास बैंक अकाउंट हो। वही चीज है, जब दोनों पर्सन रजिस्टर्ड हो। वैसे तो सेक्शन में बस लिखा गया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से दोनों का रजिस्टर्ड होना जरूरी है आईटीसी लेने के लिए। वैसे एक्ट क्या कहता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाई। ठीक, समझ गए? तो मतलब आईटीसी लेने के लिए पहला कंडीशन मेरा रजिस्टर्ड होना जरूरी है। दूसरा कंडीशन, गुड्स और सर्विस का बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना जरूरी है। कहने का मतलब अगर मिस्टर ए खुद कंज्यूम कर जाता, बाद में मिस्टर ए ने बिस्किट का बिजनेस करता है और मिस्टर ए ने मिस्टर बी से प्रोडक्ट बी की जगह बिस्किट खरीदा 100 पैकेट, ठीक है, 100 में से 5 पैकेट मिस्टर ए खुद खा गया या उसका बच्चा खा गया, ठीक है। तो अब मिस्टर ए को जो आईटीसी मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 95 पैकेट्स का मिलेगा, ना कि 100 पैकेट्स का। क्यों?
क्योंकि 5 पैकेट्स तो मिस्टर ए खुद कंज्यूम कर गया, बाकी 95 उसने सप्लाई किए या फिर अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया। कहने का मतलब अगर तुमने कुछ भी सर्विस या गुड्स लिया है, अगर वो खुद कंज्यूम कर गए, फर्दर सप्लाई में यूज नहीं आया, ठीक है, चाहे वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, मतलब कहने का मतलब हो सकता है वो सर्विस डायरेक्टली किसी को फर्दर सप्लाई तुमको नहीं करना, ठीक है, बट वो सर्विस तुमको लेना पड़ता है, जैसे अकाउंटिंग का सर्विसेज। अब अकाउंटिंग का सर्विसेज तुम अपने क्लाइंट को दोगे नहीं। जैसे मान लो अगर तुम किसी, हम लोग देते हैं इसलिए एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे तुम किसी को अकाउंटिंग सर्विसेज देते हो, ठीक है, और उसका बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने क्लाइंट को अकाउंटिंग सर्विस तो नहीं दे रहा, दे तो रहा कंस्ट्रक्शन का सर्विस, लेकिन अकाउंटिंग का सर्विस जो मैं उसे दे रहा हूं उसका जरूरत है उसे, बिजनेस के लिए ही है, ठीक है। तो जब भी कोई भी गुड्स या सर्विस जिसका इस्तेमाल फर्दर सप्लाई देने के लिए हो, जरूरी नहीं कि उसी चीज का फर्दर, उसी गुड्स का फर्दर सप्लाई हो, उन चीजों का यूज अगर फर्दर सप्लाई में हो तो फिर आप आईटीसी ले सकते हैं। तो पहला कंडीशन रजिस्टर्ड होना जरूरी है, दूसरा कंडीशन खुद कंज्यूम मत करना, बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए उस गुड्स और सर्विस का, इंटेंडेड टू बी यूज्ड, और ऑब्वियस बात है आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड हो सकता है ना, कि जो उसने 100 पैकेट खरीदा उसमें से बस 80 पैकेट ही बेचा है, अभी 15 बचे हुए हैं, 5 खुद खा गया, तो जो 15 पैकेट बचे हुए इंटेंडेड टू बी यूज्ड है, ठीक है। तो उस पर आईटीसी ले सकता है। अब आते हैं एक इसमें कॉम्प्लेक्स टॉपिक था मॉल डाइज वाला, ठीक है, जहां ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस भेजता है। समझ गए, पहले भी ये पढ़ चुके हैं, दोबारा से आया है, ठीक है। होता क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे टाटा मोटर्स को मान लो, अब मुझे पता नहीं कि वो बाहर से आउटसोर्स करते हैं या नहीं कोई सामान, एग्जाम्पल के लिए बस ले रहे हैं। टाटा मोटर्स क्या करता है, कार बनाता है। अब कार क्या है, कार एक शायद ऐसा ही, ठीक है, जितना हो सकता है, ठीक है, ये कार, ठीक है। अब इस कार में हो सकता है टाटा मोटर खुद में सक्षम ना हो हर पार्ट्स को बनाने का, कार में बहुत पार्ट है, सीट है, विंडोज है, व्हील्स है, इंजन है, ठीक है। तो हो सकता है टाटा मोटर्स कुछ पार्ट खुद ना बनाता, तो वो क्या करेगा, दूसरे आदमी को आउटसोर्स करेगा। पर टाटा मोटर्स चाहता है कि प्रोडक्ट उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बने, इसलिए टाटा मोटर ढांचा, मोल्ड एंड डाइज ढांचा, वो जो ढांचा होता है देखते होगे, वो एक स्ट्रक्चर बना करके देगा कि ऐसा 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 डिजाइन का, इसी में तुम्हें मोल्ड करना है मेरा सामान को, मतलब वो इसी शेप में इसी डिजाइन में होना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो सामान है ये टाटा मोटर फ्री ऑफ कॉस्ट इसको दे रहा है। तो टाटा मोटर कौन है, वो है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, और ये कौन है, ये है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। समझ गए, तो जब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वो जो ढांचा है मोल्ड डाइज फ्री ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को देता है कि भाई साहब मैंने तुम्हें आउटसोर्स किया, ठीक है, पर ये लो ढांचा, इसी के हिसाब से तुम्हें जो भी लोहा पिघला के गला के जो भी बना रहे हो, मेरा चक्का उक्का जो भी बना रहे हो, वो इस ढांचा के हिसाब से ही बनेगा। तो उसमें पूछा गया, ये यहाँ पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई हुआ, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया गया टाटा मोटर्स के द्वारा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, ये सप्लाई कब इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, समझे। तो बोला गया सप्लाई का जब पढ़े थे क्या था, फॉर द कंसिडरेशन, याद है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, जब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है तो सप्लाई नहीं हो सकता है, समझ गया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया ना, टाटा मोटर्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट इसे दिया, और एक्ट कहता है फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में जहां भी सप्लाई का डेफिनेशन था, सप्लाई के डेफिनेशन का एक कंडीशन था कि फॉर द कंसिडरेशन होना चाहिए।
अब ये फॉर द कंसिडरेशन है नहीं, जब फॉर द कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं होगा क्योंकि दो अनरिलेटेड पार्टी है, ठीक है। तो फर्दर सिंस द mold and dies are provided on free of cost basis by the OEM to component manufacturer in the course of furtherance of business, there is no requirement for reversal of ITC awarded on such mold and die by OEM। समझ गए? बोला ठीक है सप्लाई नहीं है, ठीक है, लेकिन जो सामान दिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर फ्री ऑफ कॉस्ट सामान दिया तो है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, जब फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया है तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दिया है, तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दिया है तो कहा गया कि ठीक है कंसिडरेशन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, इसलिए हमारा मानना है कि इस पर आईटीसी जो टाटा मोटर्स अवेल करेगा, टाटा मोटर्स अवेल करेगा, उसका रिवर्सल करने का जरूरत नहीं है। नहीं समझे? टाटा मोटर्स हो सकता है ये ढांचा कहीं से बनवाया हो और उस बंदे को प्राइस प्लस जीएसटी पे किया हो टाटा मोटर्स ने, तो वही बोला गया वो जो जीएसटी है ऑब्वियस सा बात है मेरे ईसीएलआर में आएगा, तो कहा गया कि क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है इसे तो क्या उसका रिवर्सल कर दे, बोला नहीं रिवर्सल करने की कोई जरूरत नहीं है, टाटा मोटर्स एलिजिबल है उसके आईटीसी के लिए, लेकिन 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 आगे बोला गया where the contract between OEM and component manufacturer is for supply of component made by using mold and die belonging to component manufacturer। कहने का मतलब अगर ये मोल्ड डाई इसी बंदे का हो, टाटा मोटर्स नहीं दे रहा हो, इसका अपना हो, ठीक है, उस केस में क्या होगा, अगर इसका अपना हो मतलब कहने का ऑनरशिप पे बात आ रहा है, इस समय इस मोल्ड एंड डाई का ऑनरशिप टाटा मोटर्स के पास था, सेकेंड वाले केस में कहा इस मोल्ड एंड डाई का ऑनरशिप कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के पास है, बस हुआ ये है कि ये सप्लाई ओईएम किया है, ठीक है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने ही कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को दिया है, बट द सेम हैव बीन सप्लाइड बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ऑन फ्री कॉस्ट ऑफ बेसिस, ठीक है। इस केस में ओईएम को आईटीसी रिवर्स करना होगा, समझ गया? क्यों? समझो कहानी क्या हुआ इसके पीछे। पहले वाले केस में क्या था, ठीक है मैं खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, मैंने किसी को दिया है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का उस मोल्ड एंड डाई का यूज मेरे बिजनेस में हो रहा है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो रहा है, हाँ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, पर उस मोल्ड डाई का स्वामित्व अधिकार मतलब ऑनरशिप टाटा मोटर्स के पास ही है, टाटा मोटर्स किसी भी मिस्टर ए बी सी डी को मोल्ड एंड डाई देगा और कहेगा कुछ बनाओ, ठीक है वो बना रहा है नो डाउट, लेकिन उसका स्वामित्व मेरे पास ही है टाटा मोटर के पास, तो इसका कहने मतलब वो मेरा एक तरह से प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, जिसका यूज हो रहा है प्रोडक्ट बनाने में, भले मैं नहीं बना रहा कोई और बना रहा है, तो उस पर मेरा आईटीसी मैं अवेल करूंगा, रिवर्स करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, सप्लाई नहीं है, वैसे सप्लाई नहीं है। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ, बोला कि मोल्ड एंड डाई का ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, ऑनरशिप मेरे पास नहीं, टाटा मोटर्स के पास नहीं रहेगा, ऑनरशिप गया कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के पास, शर्त यह था कि बस फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैं दूंगा, नहीं समझे, टाटा मोटर फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। अब इस केस में क्योंकि नो कंसिडरेशन आ गया, सप्लाई नहीं है, जब सप्लाई नहीं है तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपने अपना स्वामित्व भी खो दिया है, मतलब आप यूज नहीं कर रहे, ठीक है, यूज आपके लिए हो रहा है बट उसका ऑनरशिप अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के पास है, तो उस पर आईटीसी लेने का हक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को है, लेकिन आपको नहीं है क्योंकि अब आपका वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है एक तरह से, समझे। तो जब आपका प्लांट एंड मशीनरी नहीं है और आप आईटीसी अवेल किए हैं तो आप रिवर्स करिए उसको, नहीं अवेल किए नहीं रिवर्स करिए, पर अगर आप अवेल किए हैं तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, समझ गए। Such mold and die as the same will not be considered to be provided by OEM to component manufacturer in the course or furtherance of business, समझ गए। तो ये ऑनरशिप के बेसिस पे क्लैरिफिकेशन है बेसिकली, समझे।
पहले वाले केस में टाटा मोटर बोलता है ठीक है मेरा सामान बनाओ तुम, लेकिन जो मैं तुम्हें दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट वो मेरा ही सामान है, ठीक है, तो मैं आरटीसी ले सकता हूं। दूसरे केस में मैं तुम्हें दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन इस ऑनरशिप मेरा अब नहीं है, ऑनरशिप तुम्हारा है, बस मैं दे रहा हूं लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने सामान खरीदा है, तो आरटीसी तो मेरे को आया होगा। जब मेरे को आरटीसी आया था, अगर मैंने क्लेम किया तो रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं क्लेम किया नहीं रिवर्स करेंगे। आया समझ में? अब आया कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। हमने पढ़ा ऊपर एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्या था? दो ठो, पहला रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर होना जरूरी है, दूसरा बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना जरूरी है, यही दो ठो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। मतलब मिस्टर ए या मिस्टर एबीसी लिमिटेड तभी एलिजिबल होगा आईटीसी के लिए अगर वो रजिस्टर्ड है और बिजनेस पर्पस के लिए गुड्स और सर्विस का यूज करता है, ठीक है, जो भी इनवर्ट सप्लाई हुआ है। अब बोला कंडीशन क्या होगा? ये तो बात हो गई कि ठीक है आप एलिजिबल है, मतलब मिस्टर ए एलिजिबल है, पर मिस्टर ए एलिजिबल है उससे सिर्फ काम नहीं चलेगा ना। मिस्टर ए एलिजिबल है ठीक है, बट आईटीसी तभी मिलेगा जब वो कंडीशन मेट करेगा। कौन कौन सा कंडीशन है? पहला कंडीशन है आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, इन शॉर्ट इनवाइस। इनवाइस का होना बहुत जरूरी है आपके पास, और ये 6 कंडीशन टोटल, 6 कंडीशन, ठीक है, और काफी इजी कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकता है, सवाल आया ये। तो इनवाइस, रिवाइज इनवाइस। ये रिवाइज इनवाइस क्या होता है? तो जब इनवाइस चैप्टर में जाओगे तो तुमको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। रिवाइज इनवाइस बेसिकली उस पीरियड का इशू होता है जैसे कि तुम रजिस्ट्रेशन लेने गए, ठीक है, और विद इन 30 डेज नहीं गए, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन डेट जो होगा डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट के डेट से कुछ उसमें गैप आता है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, जैसे तुम विद इन 13 डेज चले गए, विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन लेने चले गए, फ्रॉम द डेट यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो होता क्या है कि अब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? द डेट ऑन विच यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तब ये गैप आ गया है रजिस्ट्रेशन और अथी के बीच में, ठीक है। तो कहा जाता है कि आपको उस पीरियड का रिवाइज इनवॉइस इशू करने का टाइम दिया जाता है, ठीक है, फर्स्ट रिटर्न कहा जाता है एक तरह से उसे। तो रिवाइज इनवॉइस तुम उस पीरियड का इशू करते हो कि तुमने पहले ही इनवॉइस इशू कर रखा है, तो अब उसका रिवाइज इनवॉइस इशू करो। हाँ बोलोगे सर कि वो कभी गलती हो गया इनवॉइस में, ये वो, उसमें क्या होता है? तो उसमें अमेंडमेंट होता है, वो अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइस में जाता है, समझे, या फिर क्रेडिट नोट डेबिट नोट से सही किया जाता है, उस केस में उसे रिवाइज इनवॉइस नहीं कहा जाता। तो अकाउंटिंग का रिवाइज इनवॉइस हो सकता है कि हाँ हमने रिवाइज नया इनवॉइस इशू किया, पर जीएसटी के अंदर रिवाइज इनवॉइस का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, वो पीरियड के बीच जो डिफरेंस पड़ जाता है तो कहता है कि उस पीरियड का जो भी इनवॉइस इशू हुआ बिटवीन दैट पीरियड, ठीक है, उसके लिए आप रिवाइज इनवॉइस इशू करिए, समझ गए। तो इसको ध्यान रखना, जीएसटी में एज इट इज रिवाइज इनवॉइस नाम का चीज खाली एक ही चीज के लिए है, ठीक है। अकाउंटिंग वाला नहीं है कि अरे इनवॉइस गलती हो गया तो नया इनवॉइस बना लिए, यहाँ गलती हुआ तो अमेंडमेंट, यहाँ गलती हुआ तो अपना करेक्शन करिए, वहां जाके जीएसटीआर 1 में जाके नेक्स्ट मंथ के अमेंडमेंट क्रेडिट नोट डेबिट नोट जैसे करना है उससे करिए। अगर आप कहें कि नहीं मैंने ये नया रिवाइज इनवॉइस, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, अमेंडमेंट में जाना पड़ेगा फिर आप, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ रिवाइज इनवॉइस कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ वही एक इनवॉइस का बात हो रहा है, वैसे अगर कहीं लिखा हो चैप्टर में, यहाँ लिखा है चैप्टर में ही जाके देखने के लिए, ठीक है, तो जब वहां आएगा तो हम लोग उसे देख लेंगे। अब कभी कभी इनवॉइस जो है रिसिपिएंट इशू करता है, जनरली कौन इशू करता है? सप्लायर, सबको पता है सप्लायर इशू करता है, ठीक है, लेकिन रिसिपिएंट भी इशू करता है। वो केस क्या है? रिसीविंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आरसीएम का सप्लाई है, ठीक है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो दो कंडीशन, पहला कंडीशन क्या? सप्लायर अनरजिस्टर्ड था, दूसरा गुड्स और सर्विस आरसीएम में कवर था। तो अगर ये दो कंडीशन है तब उस केस में इनवॉइस जो है रिसिपिएंट इशू करेगा, ठीक है।
डेबिट नोट, ऑब्वियस सी बात है, डेबिट नोट का यूज टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, या जो भी आपने प्राइस कोट किया था, जो भी प्राइस का इनवाइस, उस प्राइस को बढ़ाने के लिए होता है। तो डेबिट नोट समझिए। अब डेबिट नोट के इशू करने का टाइम लिमिट नहीं होता है, ठीक है, क्रेडिट नोट का होता है, आगे देखिएगा। अब सोचिए क्रेडिट नोट क्यों नहीं है यहाँ पे? क्रेडिट नोट तो आपके टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। वो तो बोलता है कि सप्लाई इतना अमाउंट का नहीं, 10 लाख का नहीं, 9 लाख का था, ये वाला चीज है। जब कम करता है उसके लिए यहाँ पे नहीं है। तो जब वो कम किया तो वहां तो आरटीसी रिवर्सल का बात आ गया ना, आरटीसी रिवर्सल का बात आ गया, आरटीसी अवेलमेंट का बात नहीं आया। आरटीसी अवेलमेंट का बात सिर्फ और सिर्फ डेबिट नोट में आएगा, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट नोट नहीं आता है। ठीक है, क्रेडिट नोट का जिक्र जब भी होगा तो आरटीसी रिवर्सल का जिक्र हो रहा है मतलब, और डेबिट नोट का जिक्र जब भी होगा मतलब इसका मतलब कि आपके सप्लाई का वैल्यू बढ़ाया गया है, आपको एडिशनल टैक्स सप्लायर को पे किया होगा फिर, और फिर उसने आपके जीएसटी आर 2A में दोबारा चढ़ाया होगा, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो अमाउंट आएगा। ठीक है, अब कस्टम एक्ट में तो बिल ऑफ एंट्री चलता है या सिमिलर डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में जो आईएसडी इशू करेगा डॉक्यूमेंट, अब आईएसडी कौन होता है? तो आईएसडी बड़े बड़े कंपनियों में होता है। अब होता क्या है कि बड़े बड़े कंपनियों में बहुत सी सर्विसेज हैं जिसका बंटवारा कर पाना पॉसिबल नहीं है, जैसे अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर का सर्विस। अब ये कोई एक यूनिट ले लेता है, उसको आईएसडी नाम रखा जाता है। ठीक है, अब ये जो सर्विस प्रोवाइडर है बुक कीपिंग का या जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, वो ये सर्विस आईएसडी को देता है। और आईएसडी जानता है कि इस सर्विस का यूज उसका सारा यूनिट करता है, ठीक है, जितना यूनिट है उसका, तो आईएसडी वो आगे पढ़िएगा कैसे बंटवारा करता है। मान लीजिए 1 लाख का बिल दिया और 1 लाख पे 18,000 का इसने जीएसटी दिया था उसे, तो 18,000 का आईटीसी आया। इस 18,000 के आईटीसी का बंटवारा ए बी सी डी और ई में कैसे होगा आगे आएगा। ठीक है, अब बंटवारा के टाइम में क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा, ए को, बी को, सी को, डी को, ई को। ठीक है, 18,000 का मान लीजिए इसे मिला 1,000, इसे मिला 2,000, इसे मिला 3,000, ऐसे करके वो बंटवारा करेगा और इन लोग को डॉक्यूमेंट इशू करेगा, तो वो भी। ठीक है, ये बड़े कंपनियों में होता है, छोटी कंपनियों में नहीं। ठीक है, अब जो भी डॉक्यूमेंट इशू हुआ उसमें कम से कम ये चीजें होनी चाहिए, क्या? टैक्स अमाउंट, गुड्स और सर्विस क्या था, मैंने एचएसएन और एचएससी, हार्मोनाइज जो भी था, कोड क्या था पता नहीं, पूरा फुल फॉर्म ही भूल गया। ठीक है, एचएसएन। ठीक है, और टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब कहने का टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इनवाइस वैल्यू। ठीक है, और ये टैक्सेबल वैल्यू जिस गुड्स का होगा उस गुड्स का एचएसएन, ये मिनिमम डिटेल होना चाहिए, समझिए। जीएसटीएन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, सप्लायर रेसिपिएंट का जीएसटीएन नंबर, क्योंकि ऑब्वियस बात है रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी उसे आरटीसी मिलेगा, और सप्लायर रजिस्टर्ड होगा तभी तो आरटीसी ट्रांसफर करेगा। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है मैंने आउटसाइड द स्टेट, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई भी मेंशन होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या शर्त लिखा, बोला कोई भी टैक्स, नो आईटीसी ऑफ टैक्स पेड टुवर्ड डिमांड इन्वॉल्विंग फ्रॉड। करने का मतलब टैक्स आपने पे किया किसी ऑर्डर के अंदर, नहीं समझे, आपको 73 में नोटिस आया कि भाई साहब आपने टैक्स पे नहीं किया है। ठीक है, तो आपने क्या किया, टैक्स पे कर दिया, उसकी बातों को सही मानते हुए टैक्स पे कर दिया, और अब आप कह रहे हैं कि इसका मैं आईटीसी लूंगा, तो ये गलत है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, टैक्स पेड इन परसुएंस ऑफ एनी ऑर्डर where any demand has been confirmed on account of any fraud. ठीक है, willful misstatement, suppression of fact cannot be availed as ITC। समझ गए, आप ITC उस पर अवेल नहीं कर सकते। Detail of invoice debit note uploaded by the supplier in his GSTR1 or using IFF। अब IFF किसके लिए होता है, तो IFF QRMP स्कीम के लिए होता है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट।
क्यूआरएमपी स्कीम में क्या होता है, अगर एक क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च, तो आपको जनवरी और फरवरी में बस GSTR 1 चाहे तो भर सकते हैं। तो इस GSTR 1 को ही IFF कहा गया है, ना कि GSTR 1 कहा गया है। समझ गए? तो ये और इस मंथ के लिए भी IFF इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी 50 लाख के वैल्यू तक का शायद भर सकते हैं। ठीक है, और फिर मार्च के महीने में GSTR 1 और 3 भी दोनों भराता है। उसके बाद टैक्स पेमेंट मंथली, टैक्स पेमेंट मंथली हो जाता है, रिटर्न अपना मार्च में गया। ठीक है, तो अब IFF का फैसिलिटी क्यूआरएमपी स्कीम वाले को दिया, इसका 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है। ठीक है, तो क्यूआरएमपी स्कीम अगर आप ऑप्ट करेंगे तो आपको IFF लिख के आएगा, और IFF का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप उसको 13 तारीख के बाद नहीं भर पाइएगा। ठीक है, 13 खत्म, IFF नहीं भरा सकता उस महीने का। समझ गए? अगर जनवरी का है तो 13 फरवरी खत्म होने के बाद आप जनवरी महीने का IFF नहीं भर सकते। तो अगर कोई सप्लायर अगर GSTR 1 में नहीं शो करेगा ना, GSTR 1 में नहीं शो करेगा, तो आपके GSTR 2A में नहीं आएगा, 2A में नहीं आएगा तो फिर 2B में नहीं आएगा, 2B में नहीं आएगा तो 3B में ITC नहीं आएगा। इसका कहने का मतलब अगर सप्लायर आपका इनवॉइस अपलोड नहीं किया GSTR 1 में, तो रिसिपिएंट ITC नहीं ले सकता है। पहले इस पे 20%, फिर 10, फिर 5% का कंडीशन आया था एक्सेस क्लेम करने का, वो अब खत्म हो चुका है। ठीक है, अब कोई एक्सेस क्लेम नहीं होता है। समझ गए? तो ध्यान क्या रखना है कि जब भी सप्लायर से सामान खरीदा जाए तो वो टाइमली दे। अब क्यूआरएमपी में क्यों IFF लाया गया, तो कहा गया हो सकता है ना कोई मेरा सप्लाई रिसिपिएंट हो, उसने मुझे GST दिया होगा, अब वो कहेगा कि तुम क्यूआरएमपी में हो तो हम क्या जाने, मैंने तुम्हें GST जनवरी के महीने में दिया, मुझे आज ही दो। ठीक है, तो इसलिए IFF है जनवरी, ये IFF जो है ऑप्शनल होता है। ठीक है, मतलब चाहे तो भरे चाहे तो ना भरे, तो उसी चीज को ध्यान में रखिएगा हमेशा कि अगर मेरे सप्लायर ने या GSTR 1 या IFF में शो नहीं किया है तब तक ITC नहीं आएगा। और देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, GSTR 2A, ठीक है, और GSTR 2B में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस क्या है? ठीक है, अगर फरवरी महीने का इनवॉइस है, तो अगर मैं फरवरी महीने के इनवॉइस का डिक्लेयर फरवरी महीने के GSTR 1 में करूं, तब तो वो फरवरी महीने में ही दिखेगा। लेकिन अगर मैं फरवरी महीने के इनवॉइस का डिक्लेयर दिसंबर के महीने में भी करूंगा, तो वो फरवरी के ही 2A में दिखेगा, लेकिन दिसंबर के 2B में दिखेगा। आया समझ में? यही फर्क है 2A और 2B में। 2A जो है वो एक तरह से रियल टाइम है, समझ सकते। ठीक है, वो क्या करता है कि आपका जो इनवॉइस डेट डालिएगा ना, वहीं पे चल जाएगा वो लेकर के उसको। ठीक है, उसी महीने के 2A में। लेकिन 2B क्या कहता है कि जो इस महीने में जो डिक्लेरेशन हुआ है 13 तारीख के पहले तक, मैंने 13 तारीख के पहले तक या 11 के पहले तक जो भी डिक्लेरेशन हुआ है वही ITC बस 2B में कैरी फॉरवर्ड होगा, और जितना 2B में दिखेगा उतना ही क्लेम कर सकते हो, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। समझ गए? तो वही चीज लिखा हुआ है, ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ कैन बी टेकन बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन ओनली इफ डिटेल ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट in respect of said supply have been furnished by the supplier in a statement of outward supply, या तो GSTR 1 या QRMP स्कीम का है तो IFF। ठीक है, एंड सच डिटेल हैव बीन कम्युनिकेटेड टू रिसिपिएंट। शर्त देखो, एंड ऐसा नहीं कि 1 में डिक्लेयर हो गया तो हो गया, रिसिपिएंट के 2B में दिखना चाहिए। समझ गए? तो दो कंडीशन है, पहला तो स्टेटमेंट सप्लायर फाइल करे GSTR 1 या IFF, और दूसरा 2B में मेरे दिखेगा, तभी हम ITC ले सकते हैं। ठीक है, वही बताया हुआ है IFF क्या होता है। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है, अगर इनवॉइस या डेबिट नोट नहीं फर्निश किया सप्लायर 1 या IFF का यूज करके, और या फिर 2B में विजिबल नहीं हुआ, तो ITC अवेल नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं फाइल करेगा तभी विजिबल नहीं होगा, ऑब्वियस सा बात है।
ITC on such invoice debit note not reflected in GST 2B of current month may be claimed by taxpayer in any of the succeeding month when detail of said invoice debit note are furnished by the supplier. ये तुम्हें बताया था ना मैंने, अगर फरवरी का इनवॉइस फरवरी में ही डिक्लेयर करेगा, मतलब 13 मार्च तक, तो 11 मार्च तक, तो फरवरी में दिखेगा, बट दिसंबर में अगर फाइल किया तो वो जाके फरवरी में दिखेगा, बट 2B के दिसंबर में दिखेगा। ठीक है, अब उसी कॉन्सेप्ट को अपना समराइज कर दिया है, समझ गए। Invoice on which ITC is not available under any of the provision 17(5) are not to be considered for claiming ITC। ये क्या है, ब्लॉक क्रेडिट। ठीक है, तो ये अगर 2B में दिख भी रहा है तो भी क्लेम नहीं करना। ठीक है, on the other hand full ITC can be availed in respect of IGST paid on import, document issued under reverse charge, credit receipt from ISD which are outside the ambit of section 37(1)। ठीक है, अब जो इंपोर्ट पे जो IGST पे करता है वो GSTR 1 के थ्रू तो आएगा नहीं, समझ गया। रिवर्स चार्ज के अंदर पे होता है, डॉक्यूमेंट इशूड, सॉरी ये रिवर्स चार्ज, ये इंपोर्ट पे जो होता है। अब जाओगे तुम पोर्ट पे आगे क्या करते हो, पोर्ट पे जाते के साथ तुमसे बोलता है ना कि आपका एक्सेसेबल वैल्यू ये हुआ कस्टम एक्ट के हिसाब से, इस पर कस्टम ड्यूटी ये हुआ, तो टोटल फॉर जीएसटी पर्पस जो टैक्सेबल वैल्यू होगा वो होता है एक्सेसेबल वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी, उस पर लगेगा IGST। अब वहां पर GSTR 1 नहीं भराता है, तुम्हें गुड्स क्लियर कराने के लिए IGST पे करना पड़ता है। जैसे ही तुम IGST पे करोगे उसका तुम जाके क्लेम कर सकते हो। ठीक है, या डॉक्यूमेंट इशूड अंडर रिवर्स चार्ज, अब RCM में तुम्हें ही कैश पे करना, अपने से भरना है, 3B में भराता है। ठीक है, 3B में टैक्स अमाउंट भराता है, तुम्हारे 2B में दिखता है वो आकर के 2A में। जैसे ही वहां पे सप्लायर देखते हो GSTR 1 में ऊपर RCM का बॉक्स होता है, उसको टिक करते ही जैसे ही तुम सप्लाई का डिटेल भरोगे GSTR 1 में, वो रिसिपिएंट के 2A में दिखने लगेगा कि RCM में कौन सा सप्लाई है, और वो वहां दिखेगा, वहां से उठ के वो GSTR 3B में आ जाता है। ठीक है, और 3B में अपना तुम्हें खुद ही कैश से पे करना है उसे, तो कैश से पे करो और फिर क्लेम करो। ठीक है, 37(1) इनवॉइस का है। ठीक है, समझ गया। अब कुछ एग्जांपल है, देखो, एटलस प्राइवेट लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर ऑफ टैक्सेबल गुड, इट हैज रिसीव्ड 50 इनवॉइसेस फॉर इनपुट एंड इनपुट सर्विस। इनवॉइस तो 50 को मिला, ठीक है, और उसमें 5 लाख का इनपुट था, टोटल 50 इनवॉइस, वैल्यू ऑफ ITC 5 लाख। लेकिन जो सप्लायर है वो बस 40 इनवॉइस ही GSTR 1 में दिखाया तुम्हारे, अपने GSTR 1 में उसने 40 इनवॉइस चढ़ाया सिर्फ, और उसका वैल्यू 3 लाख है। तो तुम्हारे उसने अपने 1 में 3 लाख का वैल्यू चढ़ाया, तो तुम्हारे 2B में 3 लाख ही दिखेगा, और जितना 2B में दिखेगा तुम उतना ही क्लेम करोगे GSTR 3B में। समझ गए। रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस, ठीक है, रिसिप्ट ऑफ, अब ये क्या है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड और सर्विस, ये है सेक्शन वो जो कहता है फेक ITC पे कंट्रोल लगाता है, कहता है एक्चुअली में गुड्स तुम्हें मिलना चाहिए, एक्चुअली में सर्विस तुम्हें मिलना चाहिए। अगर यह गुड्स या सर्विस तुम्हें नहीं मिला है, बस यूं ही इनवॉइस इशू कर दिया, GSTR 1 में भर दिया, इनपुट नहीं मिल जाएगा बाय लॉ। बाकी आउटसाइड द लॉ क्या करते हैं लोग, उसको छोड़ दो। बाय लॉ गुड्स और सर्विस तुम्हें रिसीव होना चाहिए, पर एक एक्सेप्शन है, वो है बिल टू शिप मॉडल, जहां मिस्टर ए मिस्टर बी के कहने पर मिस्टर सी को गुड्स डिलीवर करता है। ठीक है, तो बिल टू शिप मॉडल में मिस्टर बी को सामान मिला नहीं, क्या समझे, समझो, गुड्स आर डिलीवर्ड टू मिस्टर सी, ठीक है, ऑन डायरेक्शन ऑफ मिस्टर बी बाय मिस्टर ए। अब इस केस में सामान मिला तो सी को, सामान बी को तो मिला नहीं, और ये सेक्शन कहता है रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, तो गुड्स और सर्विस रिसीव तो हुआ नहीं, तो इस केस के लिए क्या कहा गया,
इस केस में डीम का डीमिंग सेक्शन आया. इट इज डीम्ड दैट रजिस्टर्ड पर्सन has received the good. In other words, goods delivered to another person on the direction of a registered person by way of transfer of document of title or otherwise, either before or during the movement, are deemed to have been received by such registered person. मतलब जो मिस्टर बी को रिसीव हुआ है गुड्स, ऐसा डीम प्रोविजन कहता है. ठीक है, तो आईटीसी मिस्टर बी को अवेलेबल होगा. समझ गए, भले बी को सामान नहीं मिला है. तो ये सेक्शन उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, बट फिर क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन के थ्रू, बाय वर्च्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन, बिल टू शिप मॉडल में कहा गया जो बंदा डायरेक्शन दे रहा है यहाँ पे उसको डीम्ड मान लिया कि हाँ ठीक है सामान उसी को मिला है, भले सामान उसको मिला नहीं है, सी को मिला. ठीक है, वही चीज सर्विस के लिए भी कहा. ठीक है, ITC will be available to registered person on whose direction the service are provided to third person. समझ लो, एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लेना, खास एग्जाम्पल नहीं है, चलो देख ही लेते हैं. ए ट्रेडर था, ए ऑर्डर दिया बी को सोडा ऐश के लिए, पर उसी दौरान ए को ऑर्डर मिल गया सी से. तो ए बी को बोला कि सामान मुझे ना भेज के डायरेक्टली सी को भेज दो. तो इस केस में भले ही फिजिकली सामान ए को नहीं मिला है, बट एक्सप्लेनेशन जो कहा था उसके हिसाब से माना जाएगा कि ए को ही सामान मिला है, तो ए आईटीसी ले सकता है. ठीक है, द रजिस्टर्ड हेड ऑफिस ऑफ न्यू दिल्ली ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड enters into contract with DEF प्राइवेट लिमिटेड ऑफ न्यू दिल्ली फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस installed at registered branch office in बेंगलुरु कर्नाटका. अब बेंगलुरु कर्नाटका वाला जो हेड ऑफिस होगा, जो भी ब्रांच है, वो सेपरेटली रजिस्टर्ड होगा, ऑब्वियस सा बात है. और ये जो DEF प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, तो ये दिल्ली में है और ये भी दिल्ली में है, एबीसी. ठीक है, तो एबीसी DEF को बोला कि सर्विस मैं बुक कर रहा हूं, ठीक है, बट सर्विस देना इसे है. ठीक है, तो वही कहा गया एक्चुअल सर्विस तो ब्रांच ऑफिस को मिला, हेड ऑफिस को नहीं मिला. लेकिन वही डीमिंग प्रोविजन किसके डायरेक्शन पे ब्रांच ऑफिस को मिला? हेड ऑफिस के डायरेक्शन पे. तो भले हेड ऑफिस सर्विस रिसीव नहीं किया है, माना जाएगा कि हेड ऑफिस को ही सर्विस दिया गया है, वही रिसीव किया है, आईटीसी वो ले सकता है. बिल टू शिप मॉडल में क्या होता है? दो सप्लाई, पता ही है तुम्हें. एक होता है मान लो ए से बी को, एक होता है बी से सी को. क्योंकि भले सामान डायरेक्टली ए से सी को गया है, बट वहां दो सप्लाई होता है, ए बी को ही दे रहा है गुड्स और सर्विस, बी सी को दे रहा है. भले क्या हो रहा है कि डायरेक्टली बी को देने के बजाय ए डायरेक्टली सी को सामान या सर्विस मुहैया करा रहा है. ठीक है, तो इसलिए ये देखने में लगता है कि सर्विस ऐसे गया, बट सर्विस गया किसे? ए से बी को और फिर बी से सी को. समझ गए? Detail of ITC in respect of said supply communicated to registered person under section 38. अब ये क्या है? ठीक है, Section 38 stipulate that the detail of outward supply furnished by the registered supplier in GSTR 1 and an auto-generated statement GSTR 2B containing the detail of ITC is made available to the recipient of such supply every month. GSTR 2B contains the detail of inward supply on which ITC is available, on which ITC cannot be available. Sorry. Accordingly, ITC will not be available in respect of inward supply, detail of which have been furnished by registered supply. ठीक है, अब ये नया ऐड हुआ था. ठीक है, कहा क्या? ITC अवेलेबल नहीं होगा in respect of inward supply, detail of which have been furnished by registered supplier. registered supplier furnish किया है, but ITC अवेलेबल नहीं होगा. किन केसेस में? Who is a new registrant? A specified period from taking registration will be prescribed for this purpose. Who has defaulted in payment of tax for a prescribed period? उसको अवेलेबल नहीं होगा.
whose output tax payable as per GSTR 1 exceed the output tax paid in GSTR 3B। ठीक है, GSTR 1 में जहां डिक्लेयर किया पर आउटपुट टैक्स GSTR 3 में कम पे किया, समझ गए। 88C में आगे सब आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नया ऐड हुआ है मेरे ख्याल से, पहले नहीं था। Who has availed the ITC of an amount that exceed the credit that can be availed by him as per GSTR 2B during the prescribed period। समझ गए। Who has defaulted discharging his tax liability in accordance with Rule 86B। Rule 86B कहता है आपको कुछ अमाउंट कैश में ही पे करना है, वो क्या कंडीशन है आगे देखेंगे। अदर स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ पर्सन। ठीक है, कोई बात, मतलब एज इट इज इंपॉर्टेंट नहीं है ये सेक्शन। ठीक है, टैक्स लेवेबल ऑन सप्लाई एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट। The supplier should have actually paid the tax charged on goods and service for which ITC is being taken either in cash or by utilizing ITC। एक्चुअली में पेमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि, समझ रहे हो ना, फेक ITC वही का उसी का कहानी। ठीक, अवेलमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड ITC ये क्या है देखा जाए इसे। A registered person can avail the credit of eligible ITC as self-assessed in his return। ऑब्वियस सा बात है, मेरे 2 में दिखता है, बट कितना अवेल करना है कितना नहीं करना वो हम खुद बताते हैं GSTR 3 में। ठीक है, जितना हम बताएंगे उतना ही क्रेडिट होता है। सॉरी, reversal of ITC in case of non-payment of tax by the supplier and re-availment thereof। अब ये क्या है समझो। हुआ क्या, मैंने अपने सप्लायर को पैसा दिया GST के लिए। ठीक है, मेरे सप्लायर ने GSTR 3B नहीं भरा, 1 भर दिया, मेरे पास ITC आ गया, मैंने ITC अवेल कर लिया, लेकिन उसने क्या नहीं किया, अपना 3B से टैक्स पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो अब उस केस में मैं ITC नहीं ले सकता, वही चीज लिखा हुआ है, द सप्लायर शुड हैव एक्चुअली पेड द टैक्स चार्ज। समझ में, जो भी टैक्स चार्ज हुआ GSTR 1 समझो इसको सिंपल टर्म में, ये अभी इसका आया था नोटिफिकेशन भी कुछ महीने पहले। हुआ क्या था कि बहुत सारे सप्लायर क्या कर रहे थे, GSTR 1 भरे जा रहे थे। ठीक है, लगातार भरे जा रहे थे। अब था क्या कि 6 महीने तक का टाइम था पहले। अब इसमें क्या हो रहा था, 3 ये लोग भर नहीं रहे थे, बट ITC तो ट्रांसफर हो रहा था ना हर महीने। तो गवर्नमेंट ने पहला रिस्ट्रिक्शन क्या लगाया कि अब बस तुम GSTR 1 एक ही महीना का भर सकते हो, दूसरा महीना का भर ही नहीं पाओगे, ये भर ही नहीं सकते हो जब तक तुम इस महीने का GSTR 3B भी ना भर दो। आया समझ में। बट अभी भी एक क्या दिक्कत है, अब होता क्या है कि GSTR 1 भर देते हैं, 3B नहीं भरते, या 3B भर देते हैं, 3B क्या है, एडिटेबल है, एडिट हो सकता है। ठीक है, तो 3B में टैक्स लायबिलिटी 0 कर देते हैं या कम कर देते हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि मेरा ITC तो पहुंच जा रहा है रिसिपेंट के पास और वो अवेल भी कर ले रहा है, 2B में दिख रहा है, अवेल कर ले रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को तो पैसा नहीं मिल रहा क्योंकि 3B में तो टैक्स 0 जा रहा है। 1 तो डिटेल ऑफ आउटपुट सप्लाई है और 3B क्या है, पेमेंट ऑफ टैक्स का रिटर्न, मतलब टैक्स का पेमेंट तो 3B से होता है, अब 3B में डाल दे रहा है 0। तो इस चीज से कोप अप करने के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि अब रिवर्सल का सेक्शन हम ऐड करेंगे। अगर तुम्हारे सप्लायर ने 3B नहीं भरा सही तरीके से, अगर 3B नहीं भरा, जितना GSTR 1 में दिखाया था उतना GSTR 3B में टैक्स का पेमेंट नहीं किया, तो अब तुम ITC के लिए एलिजिबल नहीं होगे। और अगर तुमने ITC ले रखा है तो उसका रिवर्सल करो। तो बोला कब तक रिवर्सल करे और कैसे पता चलेगा नहीं ले रखा है, तो वो है, आप सिस्टम में जाके चेक कर सकते हैं कि आपका सप्लायर
रेगुलर अपना 3 भर रहा है कि नहीं, ये चेक कर सकते हैं। हाँ, 3 में टैक्स पेमेंट किया है कि नहीं, ये चेक करना पॉसिबल। ठीक है, तो कहा गया ठीक है रिवर्सल कर सकते हो, रिवर्सल थोड़ा सा रिवर्सल तो कर देंगे, लेकिन अगर वो फिर टैक्स पे कर दिया तो थोड़ा फिर रिअवेल भी कर सकते हो। पूरा ठीक है, चलो तब तो ठीक है, रिवर्सल होगा, रिअवेल भी हो सकता है। समझ गया। तो अगर तुम्हारा सप्लायर 3B में नहीं डालता है तो उस केस में आपको रिवर्सल करना है। और कहा क्या गया कब तक करना है? If supplier does not furnish return in Form GSTR 3B for the tax period corresponding to the said statement of outward supply till 30 September following the end of financial year in which ITC in respect of such invoice debit note has been availed, the said amount of ITC shall be reversed by the said recipient while furnishing a return in GSTR 3B on or before 30th November following the end of such financial year during which such ITC has availed। कहने का मतलब कि अगर मेरे सप्लायर ने सितंबर 30 तक नहीं भरा, नहीं दिखाया, नहीं पेमेंट किया गवर्नमेंट को, तो मुझे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा 30 नवंबर तक। मेरे पास रिवर्सल का टाइम 30 नवंबर तक है, बट ये देखने का कि उसने अपने 3B में टैक्स का पेमेंट किया कि नहीं, वो 30 सितंबर तक ही है। समझ गया। लेकिन however where the said amount of ITC is not so reversed, recipient रिवर्स नहीं करता है, such amount shall be payable by the said person along with interest as per section 50। समझ गए। अगर रिसिपिएंट रिवर्सल नहीं करेगा तो फिर उसको अंडर सेक्शन 50 पे इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम से। अब बात आया कि वो फिर भर देगा तो जीएसटीआर 3B फर्निश कर देगा तो इक्वल अमाउंट, जितना अमाउंट का था उतना ही अमाउंट का। तो बोला गया वेयर द सेड सप्लायर मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द अफोरसेड सप्लाई, द सेड रजिस्टर्ड पर्सन में रीअवेल द अमाउंट ऑफ क्रेडिट रिवर्स बाय हिम। तो उस केस में तुम फिर रीअवेल कर सकते हो। समझ गया। तो रीअवेलमेंट का सेक्शन भी है। समझ गए। अब देखो क्वेश्चन क्या है। Jhamku, a registered supplier, supply goods to Chamku, volume 10,000, on which 900 CGST, 900 SGST। ठीक है, इनवाइस मार्च का था। झमकू मार्च के जीएसटीआर में डिटेल भर दिया, जैसे ही मार्च के डिटेल में भर दिया मेरे 2B में दिख गया, मेरे 3B में मैंने क्लेम कर लिया एज अ रिसिपिएंट। एज अ रिसिपिएंट चमकू ने क्लेम कर लिया। समझ गया। जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया ड्यू डेट से पहले, चमकू ने आईटीसी अवेल कर लिया 900 रुपया, सीजीएसटी एसजीएसटी, जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया क्योंकि 2B में दिख रहा था। लेकिन झमकू जो है वो क्या किया, जीएसटीआर 3B 30 सितंबर तक नहीं फाइल किया। अब इस केस में मेरे पास समय है नवंबर तक का। समझ गया। While filing GSTR 3B of month of October 2023 on 20 नवंबर 2023, चमकू reversed an amount of ITC earlier availed by him। रिवर्सल कर दिया ये। ठीक है, अक्टूबर के महीने में जाकर के। वैसे तो इसके पास समय था नवंबर 30 तक का रिवर्सल करने का, ये 13 नवंबर। ठीक है, 30 नवंबर तक रिवर्स करने का समय था इसके पास। सब्सिक्वेंटली अब समझो कि झमकू फिर जीएसटीआर 3B 20 दिसंबर को फाइल कर दिया, तो अब मैं रीअवेल कर सकता हूं अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ठीक है, झमकू कैन नाउ रीअवेल द सेड आईटीसी 900 टुवर्ड्स सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विच हैज बीन रिवर्स्ड अर्लियर। जो पहले रिवर्स हुआ था अब उसे मैं क्लेम कर सकता हूं। ठीक है, आया समझ में। कोई दिक्कत? झमकू इंटरेस्ट के साथ पे किया है, चमकू रीअवेल कर सकता है। चमकू इंटरेस्ट, गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं देती किसी को, लेती है इंटरेस्ट। ठीक है, तो झमकू अगर इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर दिया दिसंबर में, या कभी भी दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च कभी भी कर दिया, तो चमकू फिर रीअवेल कर सकता है। तो यहाँ पे 2 डेट है, 30 सितंबर तक देखना है, फाइल कर दे फाइल कर दे फाइल कर दे। अगर 30 सितंबर तक फाइल नहीं किया तो रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन रिवर्स करने का टाइम 30 नवंबर तक है। ठीक, साल खत्म होने के बाद। फाइलिंग ऑफ रिटर्न,
अब आईटीसी अवेल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिटर्न फाइल हो। अगर रिटर्न फाइल नहीं होगा तो आईटीसी अवेल कैसे करेंगे, आया समझ में। तो रिटर्न फाइल होना बहुत जरूरी है आईटीसी अवेल करने के लिए। जीएसटीआर 3 भी अगर फाइल करेंगे तो वहीं पे तो बॉक्स है क्लेम करने का आईटीसी। जब 3G फाइल ही नहीं करेंगे तो क्लेम कैसे करेंगे। अब अगर गुड्स लॉट्स में रिसीव होता है तो कहा गया जब तक लास्ट लॉट रिसीव ना हो जाए, भले तुम्हारे 2A में दिखते रहे, तुम्हारा सप्लायर 1 फाइल कर दिया हो, मुझे मतलब नहीं। जब तक मेरा लास्ट लॉट रिसीव नहीं होगा या लास्ट इंस्टॉलमेंट, तब तक मैं आईटीसी नहीं ले सकता। समझ गया। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है XYZ enter into a contract with ABC for supply of 10 metric ton of chemical for 1,18,000 इन मंथ ऑफ अगस्त। अब केमिकल जो है लॉट में आना है 3 महीने के, तो आईटीसी कब अवेल होगा, जब लास्ट लॉट रिसीव होगा। ठीक है। एबीसी इनवाइस रेज करते रहा, अगस्त में रेज किया, ठीक है, पेमेंट भी अगस्त में मिल गया। अब देखो टाइम ऑफ सप्लाई सप्लायर पे अप्लाई होता है, तो सप्लायर तो अपना टाइम ऑफ सप्लाई को फॉलो करते हुए रिटर्न भरेगा अपना, ठीक है, ये अमाउंट को शो करते जाएगा, ठीक है। बट सप्लाई कंप्लीट नवंबर में हुआ तो आईटीसी जो है, ठीक है, भले XYZ पूरा का पूरा टैक्स अगस्त में ही पे कर दिया है, ठीक है, वो आईटीसी जो ले सकता है तभी ले पाएगा जब लास्ट लॉट नवंबर में, जब लास्ट लॉट मिलेगा, ठीक है। मेरे 2B में दिख गया, मेरे 2A में दिख गया, मेरे 1 में दिख गया, मैं क्लेम नहीं कर सकता जब तक लास्ट लॉट रिसीव ना हो जाए। आया समझ में। क्यों? क्योंकि एक सेक्शन जो ऊपर में था याद है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, समझ गए। और ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए है, ध्यान रखना, सर्विस में थोड़े लॉट्स होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए, ठीक है। अब पेमेंट फॉर द इनवाइस टू बी मेड विद इन 180 डेज, ये क्या है, ये कहता है कि अगर एज अ रेसिपिएंट मैंने कोई भी गुड्स और सर्विस लिया तो मुझे 180 दिन में उस गुड्स और सर्विस का पेमेंट कर देना है सप्लायर को। अगर मैं 180 दिन में पेमेंट नहीं करता हूं तो मुझे फिर रिवर्सल करना है, हाँ मैं फिर रीअवेल कर सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी पेमेंट करूंगा फिर रीअवेल कर सकता हूं, वही लिखा हुआ है। The registered person must pay to the supplier the value of goods or service along with tax within 180 days from date of invoice। जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ है वहां से 180 दिन के अंदर मुझे सारा का सारा जो भी पेमेंट है पे कर देना है। अगर मैंने पे नहीं किया तो क्या होगा, तो मैंने आईटीसी तो अवेल कर रखा है, नहीं कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आईटीसी अवेल कर रखा है और पेमेंट 180 दिन के अंदर या तो होली या पार्टली, ये भी नहीं कि थोड़ा पे किया था मैंने पूरा नहीं किया था, उससे मतलब नहीं, पूरा पेमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर होली या पार्टली भी अनपेड है, ठीक है, तो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। कितना रिवर्स करना पड़ेगा, अमाउंट इक्वल टू द आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट नॉट पेड। अगर मैंने पार्टली पेमेंट किया है तो जितना पार्ट का पेमेंट नहीं किया है उतना का ही आईटीसी रिवर्स करना है। अगर मैंने होली पे नहीं किया है तो पूरा का पूरा आईटीसी रिवर्स करना है। साथ ही साथ अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। वाइल फर्निशिंग द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B इमीडिएटली फॉलोइंग द पीरियड ऑफ 180 डेज। जो भी रिटर्न सबसे पहले आएगा 180 दिन के बाद वाला रिटर्न जो भी पड़ रहा है उसमें फाइल करना है, ठीक है। अब ये 180 डेज अप्लाई नहीं होगा। कब अप्लाई नहीं होगा, बोला गया आरसीएम के अंदर अप्लाई नहीं होगा। अब आरसीएम में क्या है, मुझे ही टैक्स पे करना है ना। सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, समझ गए। डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, इसमें कंसिडरेशन पे ही नहीं करना है, डीम्ड सप्लाई वाला सेक्शन शेड्यूल 1, तो उस केस में तो फिर आईटीसी का बात ही क्यों कर रहे हो, मतलब कंसिडरेशन है ही नहीं तो फिर पेमेंट का बात ही क्यों कर रहे हो, ठीक है। Addition made to the value of supply on account of supplier liability in relation to such supply being incurred by recipient of supply। अब कभी कभी क्या होता है कि लायबिलिटी सप्लायर का था बट रिसिपेंट इनकर्ड किया है, समझ गए। तो इनकर्ड मैंने किया, तुम्हें मैंने डायरेक्टली सप्लायर को मैंने पेमेंट नहीं किया,
किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट किया, बस उस थर्ड पार्टी को पेमेंट करने का लायबिलिटी सप्लायर का था। उन्होंने पेमेंट तो किया ही ना एक तरह से, तो उस पर आईटीसी रिवर्सल का बात नहीं होगा। समझ में? उन केसेस में लिखा है बी और सी के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई डीम्ड टू हैव बीन पेड, और ए वाले केस में तो कोई मतलब ही नहीं, आरसीएम में है तो क्या करना। ठीक है। ड्यू टू अ क्वालिटी डिस्प्यूट पीजेडपी लिमिटेड विथ हेल्ड पेमेंट, पेमेंट रोक लिया पीजेडपी। ठीक है, जो मशीन उसको मिला था। 180 दिन पार हो गया है, अब पीजेडपी क्रेडिट ले लिया था। ठीक है, तो अब पीजेडपी को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ रिवर्स करना पड़ेगा। आगे समझ में? सारा आईटीसी जब तक पेमेंट ना कर दे, ऑब्वियस सा बात है। अब ये क्या है, ये वो सेक्शन है जो काफी इजी है। कहता है अगर तुमने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा या कोई कैपिटल गुड खरीदा, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो डिप्रिसिएशन क्लेम करो या तो जीएसटी क्लेम करो। समझ गए? या फिर तुम्हारा आईटीसी ब्लॉक है तो तुम तो आईटीसी क्लेम कर नहीं सकते हो, तो फिर डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे। ऑब्वियस सा बात है। समझ गए? तो अगर किसी कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन, या तो तुम आईटीसी क्लेम करो या फिर डिप्रिसिएशन क्लेम करो जीएसटी कंपोनेंट पे। समझ गए? वही लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कैपिटल गुड और प्लांट एंड मशीनरी हैज क्लेम डिप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट। अगर टैक्स कंपोनेंट को जोड़ के, ऐसे मान लो 1 लाख का मशीनरी था और 18,000 का जीएसटी था, और अगर मैं 1,18,000 पे डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूं, तो मैं 18,000 का आईटीसी नहीं ले सकता। लेकिन अगर मैं 1 लाख पे डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूं तो 18,000 का मुझे जीएसटी मिल जाएगा। ठीक है, दोनों बेनिफिट नहीं लेने का, डिप्रिसिएशन भी ले रहे हैं इनकम टैक्स में जाकर के, और यहाँ आकर के आईटीसी भी ले रहे हैं। जैसे ही मैंने आईटीसी लिया, सही बात है, जैसे ही तुमने आईटीसी क्लेम कर लिया, वो तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ गया। अब देखो आईटीसी को, आईटीसी आईटीसी तो है तो पैसा ही ना तुम्हारा, एक तरह से वो भी मनी है। तुम उससे पेमेंट करोगे टैक्स का, और यहाँ कस्टमर से लोगे, वो पेमेंट नहीं करोगे, कस्टमर का पैसा लगेगा, उतना कम पे करोगे। जब तुम कम पे करोगे तो तुम्हारा पैसा कहाँ था, वेस्ट तो हुआ नहीं। तो वही कहा गया कि या तो तुम आईटीसी लो 18,000 रुपए, या फिर तुम 18,000 रुपए डिप्रिसिएशन क्लेम करो। समझ गए? वही यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है, अब आईटीसी अवेल करने का टाइम लिमिट बोला गया, कहा गया 30 नवंबर तक का समय है अगले साल के। ठीक है, तब तक अगर तुमने आईटीसी अवेल नहीं किया दोबारा मत बोलना। बोला 30 नवंबर, बोला हाँ अगले साल के 30 नवंबर, इनवॉइस परटेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर और डेबिट नोट इशूड इन फाइनेंशियल ईयर। अगर मान लो कि 24-25 फाइनेंशियल ईयर में कोई डेबिट या इनवॉइस इशू हुआ है, तो उसका आईटीसी में अगले साल तक 30 नवंबर तक ले सकता हूं, उसके बाद नहीं ले सकता। समझ गए? या तो 30 नवंबर या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अगर मैं एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर देता हूं 30 नवंबर के, तो फिर उसी डेट तक लास्ट टाइम था मेरे पास। समझ गए? इन केस ऑफ डेबिट नोट, द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट नोट को लेना है, ना कि एक्चुअल इनवॉइस का जो डेट था उस डेट को मत लेना। डेबिट नोट का जो इनवॉइस डेट है उस डेट को लेना है। समझ गए? वही चीज लिखा हुआ है, इन केस ऑफ डेबिट नोट द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट नोट, नॉट द डेट ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस। समझ गए? एग्जाम्पल दिया हुआ है, डेबिट नोट डेटेड 7/7/2022 इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस डेटेड 16/3/2022। तो ओरिजिनल इनवॉइस से मुझे मतलब नहीं है, ओरिजिनल इनवॉइस 21-22 फाइनेंशियल ईयर का है, जबकि डेबिट नोट 22-23 फाइनेंशियल ईयर का है। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है कि डेबिट नोट जो है 22-23 फाइनेंशियल ईयर में इशू हुआ है। टाइम लिमिट कितना है मेरे पास, 30 नवंबर या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जो पहले हो। एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न का बात नहीं कर रहा। ठीक है, Hercules Machinery deliver a machine to XYZ, a monthly return filer under GST in month of January under invoice number this and that 28 जनवरी। ठीक है, and undertook trial run and calibration this and that लिखा हुआ है। The amount chargeable for the post delivery activity 50,000। तो इनवाइस के लिए जो टाइम लिमिट था 30 नवंबर 2023। ठीक है, अभी एनुअल रिटर्न 30 नवंबर तक फाइल नहीं किया, अगर इसके पहले फाइल करता तो वही होता। ठीक है, डेबिट नोट अगले फाइनेंशियल ईयर में आया है,
तो उसके लिए 30 नवंबर 2024, समझिए। अब ये जो टाइम लिमिट है आईटीसी अवेल करने का 30 नवंबर तक का, ये रिवर्सल वाले केस में नहीं होगा। मतलब अगर रिवर्सल वाला आईटीसी मैं रिक्लेम करने जा रहा हूँ, रीअवेल करने जा रहा हूँ, रिवर्स किया हुआ आईटीसी, वो 180 दिन वाला, वो जीएसटीआर 3 भी नहीं फाइल होने वाला, ठीक है। तो उस आईटीसी के लिए बोला गया है कि आप उसे नवंबर 30 तक, वो लिमिट नहीं है, अवश्य बात है। अब वो कब 3B भरेगा अपना सप्लायर, कौन जाने। मैं पेमेंट कब करूंगा अनसर्टेन है, पर कभी ना कभी तो करूंगा ही, तो उसे मैं रिक्लेम कर सकता हूं, ठीक है। उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ आईटीसी इन प्रोपोर्शन of one taxable supply to business purpose. ITC is restricted in proportion of the use of goods or service in taxable or geoted supply or for business purpose. This is elaborated in heading 4 below. Heading 4 below, ठीक है। आगे आएगा पता चलेगा प्रोपोर्शन क्या है, आगे पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। अपॉन्समेंट ऑफ क्रेडिट जब पढ़ेंगे ना हम लोग, अपॉन्समेंट ऑफ क्रेडिट, यही तो मेन पॉइंट है, ठीक। आईटीसी नॉट अलाउड ऑन सर्टेन सप्लाई 17 फाइन, वो ये है, ठीक है, ब्लॉक क्रेडिट। तो ये जब पढ़ेंगे तो आगे पता चल जाएगा। तो आज के लिए यहीं पर खत्म करते हैं।